तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो देखिए जो पहला प्रश्न है हमारा, और ये सेट नंबर 2 है। तो पहला प्रश्न जो देखें, पहला प्रश्न है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि गोदान की रचना जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई थी, है ना। और थोड़ी सी मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर हम और बात कर लें तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था वाराणसी में, और 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हुआ था। और इनका मूल नाम जो था, यानी कि जो रियल नाम था, वो धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं उनकी अगर हम बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन और कर्मभूमि शामिल है। और ये जो गोदान उपन्यास है ये इनकी अंतिम पूर्ण उपन्यास थी। और इसके अलावा एक मंगलसूत्र उपन्यास था जो कि अपूर्ण उपन्यास था, जिसे कि इनके पुत्र जिनका नाम अमृत राय था उनके द्वारा पूरा किया गया था। थोड़ी सी जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। इसके अलावा ये हिंदी के जो छायावादी युग, जो हिंदी कविता का छायावादी युग था, उसके 4 स्तंभों में से एक है। अब 3 अन्य की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक ये जो अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये भी छायावाद के एक स्तंभ हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जो हैं छायावादी कविता के स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। तो हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। तो इनका जन्म जो है वाराणसी में ही हुआ था 30 जनवरी 1889 को, और 15 नवंबर 1937 में इनका देहावसान हुआ था। और इनके द्वारा जो उपन्यास लिखी गई उसकी अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है कंकाल, जिसे कि 1929 में लिखा गया। इसके बाद तितली और इरावती जो 1938 में लिखा गया, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर हम बात कर लें तो 21 फरवरी 1899 में इनका जन्म हुआ मिदनापुर वेस्ट बंगाल में, और इनकी जो मृत्यु हुई है प्रयागराज में हुई 15 अक्टूबर 1961 में। और ये विशेषतः काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जो काव्य संग्रह हैं उनकी बात करें तो अनामिका शामिल है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेला, नए पत्ते और अर्चना शामिल है। उपन्यास की बात कर लें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के। और माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश के तत्कालीन होशंगाबाद जिले में हुआ था। वर्तमान में होशंगाबाद का नाम जो है बदल दिया गया है, नर्मदापुरम हो गया है। और 30 जनवरी 1968 को इनका देहावसान हुआ था। ये कवि, लेखक, पत्रकार और अध्यापक के तौर पर ख्यात हैं। और इनकी जो काव्य कृति है इसकी बात करें तो हिम किरीटनी और हिम तिरंगिणी, इसके अलावा युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और हिम किरीटनी के लिए इन्हें सन 1943 में उस समय की हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि हिम तरंगिणी के लिए सन 1954 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2 देखें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 है कि भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे पद्म विभूषण, और नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण, और नंबर 4 पे आता है पद्म श्री। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत रत्न। अब थोड़ी इसका हम डिटेल्स में अगर देख लें तो भारत रत्न जो है भारत गणराज्य के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का कार्य किया हो। और सबसे पहली बार यह पुरस्कार सन 1954 में प्रदान किया गया था। और ये जो पुरस्कार है भारत रत्न मूल रूप से ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और जनसेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की हो।
लेकिन दिसंबर 2011 से इसके मापदंडों में कुछ सुधार किया गया और कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास को सम्मानित करने के लिए इसे विस्तृत कर दिया गया है। तो अभी क्या है कि किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न देने की व्यवस्था है, इसमें ऐसा होता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये अपनी संस्तुति भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और इस पुरस्कार के लिए किसी एक वर्ष में, जो इसका नियम है, अधिकतम 3 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और पुरस्कार विजेताओं को किसी भी प्रकार की कोई राशि प्रदान नहीं की जाती, बल्कि चुने हुए व्यक्ति को पीपल के पत्ती के आकृति का एक पदक और एक प्रमाण पत्र या सनद प्रदान किया जाता है। और बात करें वरीयता के क्रम में, तो वरीयता के क्रम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों का क्रम जो है वो 7वां नंबर आता है। और जैसा कि पहले बताया कि एक वर्ष में ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, लेकिन क्या हुआ कि सन 1999 में पहली बार ये नियम तोड़ा गया और 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें शामिल हैं जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलाई और पंडित रविशंकर। इन 4 लोगों को सन 1999 में प्रदान किया गया। खैर, अगर हम बात करें प्रथम भारत रत्न के पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति, तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें सन 1954 में प्रदान किया गया। पहले थे सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे, इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा डॉक्टर सीवी रमन को प्रदान किया गया, जो कि भौतिक विज्ञानी थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया, जो कि दार्शनिक और शिक्षक थे जब तथा भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। इन्हें यह प्रदान किया गया था। तो सन 1954 में 3 लोगों को प्रदान किया गया, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो देखिए हुआ क्या है कि सन 2000 से 2023 तक किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए भारत रत्न के। और वर्ष 2024 के भारत रत्न के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राजनीति, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन या मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन और पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव यानी कि PV नरसिम्हा राव, इन्हें प्रदान किया गया। चौथे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और 5वें व्यक्ति जिन्हें प्रदान किया गया 2024 का, वो है चौधरी चरण सिंह। तो देखा जाए तो वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है और इन्हें प्रदान किया गया है। जबकि जैसा कि पहले बताया कि भारत रत्न देने में जो दिशा निर्देश दिया गया है वो ये है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को या 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। और इससे पूर्व सबसे पहले सन 1999 में पहली बार यह नियम तोड़ा गया था, जब 4 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पहले बताया कि जयप्रकाश नारायण हैं, अमर्त्य सेन हैं, गोपीनाथ बोरदोलाई हैं और पंडित रविशंकर। इन 4 लोगों को सन 1999 में प्रदान किया गया था भारत रत्न का पुरस्कार। और इसके बाद दूसरी बार यह नियम तोड़ा गया सन 2024 में, जब 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एक एक करके थोड़ी सी हम देख लें। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार से हैं और इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है और ये सन 1970-71 और सन 1977 और 79 यानी कि 1977 और 79 के बीच ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। और कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में ये काफ़ी अग्रणी थे, यानी कि बहुत आगे थे ये। और इन्होंने सन 1977 से 1979 यानी कि 97 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के समय मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया था। तो देखिए मुंगेरी लाल आयोग जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है और ये जो मुंगेरी लाल आयोग है ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ये निकल के आ गया। अब थोड़ी सी हम बात कर लें MS स्वामीनाथन की, जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और इन्होंने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने और इसे आधुनिक बनाने में बहुत ही मदद की। इसके अलावा इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है।
इनके द्वारा यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा ही राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो पौधों की किस्मों एवं किसानों का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 है उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसके अलावा इन्हें सन 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इन्हें सन 1971 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा इन्हें सन 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है इन्हें सन 1967 में पद्मश्री, सन 1972 में पद्म भूषण और वर्ष 1989 यानी कि 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात कर ले पीवी नरसिम्हा राव की, जिनका पूरा नाम है पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। तो ये वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनके कार्यकाल को एलपीजी सुधारों के नाम के लिए याद किया जाता है, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के सुधारों के लिए याद किया जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल के समय यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के समय 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जो कि ग्राम पंचायत और नगर निगम से संबंधित था। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर हम बात करें तो इन्हें यह प्रदान किया गया है पुरस्कार भारत रत्न का, और ये सन 1999 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और चौधरी चरण सिंह की बात कर लें जो 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें प्रदान किया गया सन 2024 का भारत रत्न पुरस्कार। तो ये भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सन 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का नेतृत्व किया। और अगर बात करें ये पीएम के तौर पर इनका कार्यकाल, तो जैसा कि बताया कि 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से यानी कि 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये देश के पीएम रहे। और पद्म पुरस्कार की भी थोड़ी बात कर लें। पद्म पुरस्कार जो 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो इसे सन 1954 में देना प्रारंभ किया गया। और इसके विजेताओं की घोषणा जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। और इससे कुछ नियम भी हैं इसके लिए, यानी कि पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने के कुछ नियम है। पहला तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी निम्न श्रेणी का पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तो उससे उच्चतम श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पिछले पुरस्कार के प्राप्ति के 5 वर्षों के बाद ही अगला पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। अब इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला तो है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में 2वीं श्रेणी का पुरस्कार है, पद्म भूषण जो है 3री श्रेणी का पुरस्कार है और पद्मश्री जो है 4th श्रेणी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रश्न नंबर 3 देख लें। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 30 दिसंबर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 26 नवंबर। तो हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि यह वर्ष 2014 तक नहीं मनाया जाता था, सिर्फ वैसे चलता था कि हाँ आज संविधान दिवस है। तो ऑफिशियली क्या हुआ कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया गया और तब से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। यानी कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है 26 नवंबर 2015 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देख लें। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? दही में, सिरका में, इमली में या पालक में? तो लैक्टिक अम्ल किसमें? दही में होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल जो है दही में होता है।
और सिरका की थोड़ी सी बात कर लें तो एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, ठीक है। और जो हम खाना खाते हैं उसके लिए जो जो खाने में जो हम सिरका उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसमें 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल या सिरका होता है। और सिरके का जो पीएच मान है 2.4 से 3.4 के मध्य होता है। इसके अलावा इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर एवं केला में भी पाया जाता है, यानी कि टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और केला में पाया जाता है। पालक की अगर हम बात करें तो पालक में है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा पालक में पाए जाने वाले विटामिनों की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B6 पाया जाता है। इसके अलावा एसिड की बात करें तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि गुड़ी पड़वा जो पर्व है ये महाराष्ट्र राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो मुख्य रूप से जो त्यौहार है मराठी एवं कोंकणी विरासत के लोगों के लिए चंद्र सौर नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि चैत्र महीने में मनाया जाता है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और प्रश्न नंबर 6वां देखें कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो बी विकल्प है योजना मंत्रालय, तो योजना मंत्रालय नाम से कोई मंत्रालय नहीं होता है, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी कि जो गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय का भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जो है 10 की जनगणना के संचालन का कार्य किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न नंबर 7 देख लें। प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या मैसूरू? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है दिल्ली में या नई दिल्ली में स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो NHRC है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक, न कि संवैधानिक। यह वैधानिक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और ये जो आयोग है यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकार जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, मतलब इन अधिकारों का रक्षा करने का काम करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी होती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है। अब बात कर लें कि जो समिति होती है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की संस्तुति करती है, उसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं जो कि समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यानी कि एक अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यीय समिति होती है, यानी कुल 6 लोगों की एक समिति होती है जो सिफारिश करती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए, तब जाकर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में जो पहले हो वह होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश
जो कि सेवानिवृत्त हो चुका हो वो होते हैं, या ऐसा कोई न्यायाधीश होते हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया हो। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1930, 1920 या 1940? तो सही विकल्प यहाँ पे क्या 1930 हो जाएगा कि साइबर फ्रॉड के लिए साइबर क्राइम की शिकायत के लिए आपको 1930 पे कॉल करना होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। सी मतलब थोड़ी सी क्रम आगे पीछे हो गया, खैर सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी 1930 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या चमोली? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह नैनीताल जिले में स्थित है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा 9वें नंबर का। और प्रश्न नंबर 10 है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए G20 इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर की बात है और 2023 में ही G20 का भारत में सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन, इसलिए पूछ दिया है यहाँ पे। तो G20 का पूरा रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह। हालांकि अब इसके सदस्य जो हैं 21 हो गए हैं, क्योंकि जब G20 का 2023 का सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का कहाँ हुआ? तो ये भी प्रश्न बन सकता है इससे। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है ग्रुप ऑफ 20, और अब ये G21 हो गया है। हालांकि मतलब इसमें शामिल जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 21 हो गया है। और G20 की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी, जब एशियाई वित्तीय संकट उपस्थित हुआ था। तो क्या हुआ था, जो एशियाई वित्तीय संकट उपस्थित हो जाने के बाद जो कुछ देश हैं उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के लिए, केंद्रीय बैंक जो नियंत्रण करते हैं यानी कि केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं, उनके द्वारा वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई थी, जो अब काफ़ी आगे बढ़कर काम करता है ना। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी जो GST देश में लागू है सन 2016 से, बताना है कि इसको सबसे पहले इसका विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स, सी रंगराजन समिति, बेसल समिति या रेखी समिति के द्वारा? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केलकर टास्क फोर्स के द्वारा राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था सन 2000 में। ठीक है। अब सी रंगराजन समिति की अगर हम बात कर ले तो इनके द्वारा गरीबी के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी सन 2012 में। जबकि बेसल समिति की बात करें तो ये बैंकों के विनियमन से संबंधित है और इसका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है बेसल समिति का। और रेखी समिति की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार। 1992 में लाया गया था, रेखी समिति आया था। और प्रश्न नंबर 12 है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? विकल्प है म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो अभी ये देखिए क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, मालदीव से अपना कुछ लफड़ा चल रहा है। लफड़ा इन द सेंस की क्या है कि अपने PM साहब गए थे लक्षद्वीप, वहाँ उन्होंने कुछ फ़ोटो खींचा और धड़ाधड़ एक देश से ट्वीट आना चालू हो गया। तो खैर वहाँ बड़ा मामला बिगड़ा उन लोगों की तरफ से, मालदीव वालों की तरफ से। तो इसके लिए सवाल पूछ दिया है ये, क्योंकि चर्चा में है ये, इसके लिए है ये सवाल। तो बताना है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो मैप देखेंगे आप तो पाएंगे कि मालदीव जो है ये भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए मैप, भारत के दक्षिण में स्थित है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। जबकि म्यांमार की अगर हम बात करें तो यह म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। आप मैप जरूर देखें, इसके लिए आप पाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 5 राज्यों से, मिजोरम और क्या कहते हैं, नहीं 4 राज्यों से ही, सॉरी 4 राज्य से ही अपना सीमा साझा करता है।
है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, मालदीव। और प्रश्न नंबर 13 है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। थाईलैंड की अगर हम बात कर लें तो थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, चीन की बीजिंग है। और बाली की बात करें तो बाली जो है इंडोनेशिया का एक प्रांत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14वां देख लें। प्रश्न नंबर 14 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो भैया जो ग्रांड कैनियन है ना, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ बीच में नदी बहती है, दोनों तरफ चट्टान बने हैं। मतलब ये जो ग्रांड कैनियन है असल में यूएसए के उत्तर पश्चिम में उच्च पठारी क्षेत्रों में स्थित एक कैनियन है, जो कि अपने बेहतरीन डिजाइन बोल सकते हैं, मतलब आकार और रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका जो निर्माण है ये कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसको कोलोरेडो नदी भी बोलते हैं, उसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कोलोराडो। और प्रश्न नंबर 15 देख लें। प्रश्न नंबर 15 है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है। अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाके मिलती है। अब ये नदी जो है नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा थोड़ी सी और अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में तो यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और इसे रेवा उपनाम से भी जाना जाता है। और थोड़ी सी बात कर लें कि अरब सागर में कुछ और नदियाँ भी गिरती है, उनके नाम पे अगर हम बात कर लें तो शामिल है उसमें ताप्ती नदी, साबरमती, सिंधु, पूर्णा, लूनी और माही नदी। ये सभी नदी जो हैं अरब सागर में आकर गिरती हैं। और प्रश्न नंबर 16वां देख लें कि 16वां है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रिज में लोकप्रिय हैं, यानी कि ब्रिज भाषा में गाए जाते हैं। ख्याल, चरकुला, कजरी या रसिया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रसिया। और प्रश्न नंबर 17 है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। जूट या पटसन, कपास, रेशम या ऊन। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, जूट या पटसन, जिसे कि पटुआ कहते हैं, जानते होंगे आप लोग, क्योंकि अपने यहाँ उगता है ये पटुआ। तो पटुआ का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनकी सुविधा के लिए पाट मित्रों का जो पाट मित्रों एप्लीकेशन है इसे वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये पाट मित्रों ये भारतीय जूट निगम के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि 40 लाख जूट किसान परिवारों को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी प्रदान करता है। और ये जो पाट मित्रों एप्लीकेशन है 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें भारतीय जूट निगम या जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ये जो भारतीय जूट निगम है इसकी स्थापना सन 1971 में जूट की खेती करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जूट की फसल है और जूट उत्पादक है उनके जीवन की वृद्धि एवं बेहतरी के लिए भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है भारतीय जूट निगम ही है। इसके अलावा ये जो भारतीय जूट निगम है यह वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और ये जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या भारतीय जूट निगम है यह 7 राज्यों में फैला हुआ है जहां पर जूट का उत्पादन होता है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जूट निगम फैला हुआ है और इन राज्यों में पटुआ या जूट या पटसन का उत्पादन होता है। अब प्रश्न नंबर 18 देख लें। प्रश्न नंबर 18 है कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है।
4 विकल्प है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सिक्किम। तो थांगका की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की चित्रकारी शैली है या पेंटिंग शैली है जो कि, तो ये जो थांगका शैली है असल में इस पेंटिंग में बुद्ध एवं उन गौतम बुद्ध यानी कि जो बौद्ध हैं, बौद्ध एवं उनकी शिक्षाओं के साथ साथ अन्य देवताओं एवं बोधिसत्वों को चित्रित किया जाता है। और ये जो थांगका चित्रकला है एक तिब्बती बौद्ध कलाकृति होती है जो कि कपास या रेशम के परिधान पर या वस्त्र पर तिब्बती बौद्ध पेंटिंग की जाती है, जो कि आमतौर पर बौद्ध देवता या पौराणिक दृश्यों को दर्शाती है ना। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री नंदलाल बोस, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री सैयद हैदर रजा और श्री जैमिनी राय। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा कि श्री नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो यहाँ पे थोड़ी शॉकिंग है आपके लिए, है ना। आपको लगा होगा कि श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, खैर ये नहीं है। यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि श्री नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, श्री नंदलाल बोस। अब नंदलाल बोस जी के बारे में अगर हम बात कर लें तो असल में ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ था और 16 अप्रैल 1966 को इनका देहावसान हुआ। हालांकि इनका जन्म जो है आधुनिक बिहार में हुआ था, लेकिन जब बाद में बंगाल और बिहार का जो मसला हुआ तो इनका जो मृत्यु है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इन्हें भारतीय संविधान को चित्रित करने का काम दिया गया था। और ये कौन थे? तो ये भारतीय शैली की पेंटिंग के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते थे। और सन 1921 में कला भवन शांति निकेतन, जिसे कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, उसके प्रिंसिपल बने। और ये अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। और इनके अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो भारतीय पौराणिक कथा, महिलाओं एवं ग्रामीण जीवन के दृश्यों के चित्र शामिल हैं। और श्री सैयद हैदर रजा की बात कर लें तो इनका जन्म जो है 22 फरवरी 1922 को हुआ था और इनका देहावसान जो है 23 जुलाई 2016 को हुआ था। और ये मूल रूप से चित्रकार हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब लगभग चित्रकार हैं, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को छोड़कर, क्योंकि ये कैलीग्राफर थे, है ना। तो हैदर रजा की बात कर रहे हैं तो ये मूल रूप से चित्रकार थे। मध्य प्रदेश के मंडला में इनका जन्म हुआ था और सन 1950 में ये फ्रांस चले गए थे। ठीक है, और ये था कि भारत के साथ फ्रांस का संबंध हमेशा अच्छा था, तो इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, देखिएगा। और सन 2010 में ही भारत आ गए थे जब इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। ये फ्रांस में ही फ्रांसीसी महिला से इन्होंने शादी किया और जब उनकी मृत्यु हो गई थी सन 2002 में कैंसर से, तो ये भारत आ गए थे सन 2010 में। इन्हें वर्ष 2013 में पद्म विभूषण दिया गया और 2007 में पद्म भूषण दिया गया, जबकि इन्हें सन 1981 में पद्म श्री प्रदान किया गया था। अब चूंकि पद्म श्री 1981 में प्रदान किया गया तो स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच हमेशा रिश्ते अच्छे थे, हैं भी, रहेंगे भी। तो इसकी वजह से दोनों देश को बीच मतलब अच्छा काम कर रहे थे, तो इसके लिए सन 1981 में पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब थोड़ी सी जैमिनी राय के बारे में बात कर लें तो ये भी एक महान चित्रकार है। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1972 में इनका देहावसान हुआ। और ये जो जैमिनी राय हैं ये भी अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। तो ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, जिसका आंसर आप समझ रहे होंगे कि बॉर्डर को डिजाइन करने का काम इन्होंने किया था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसा कि पहले बताया कि श्री नंदलाल बोस हैं, बल्कि श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं इन्होंने, जो कि एक कैलीग्राफर या सुलेखक थे, 1901 में इनका जन्म हुआ, 1966 में इनका देहावसान हुआ। इन्होंने जो संविधान को लिखने का काम किया था, जो मूल संविधान की प्रति है इंग्लिश में, उन्होंने मतलब श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखने का उसे काम किया था। तो
कहानी कुछ इनके लिए इस प्रकार का है कि जब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया, मतलब तैयार किया जा रहा था, तो क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने रायजादा को मौलिक दस्तावेज यानी कि मूल संविधान की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था और उनसे पूछा कि भैया आप इसके लिए क्या फीस वगैरह चार्ज करोगे। तो इन्होंने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि उनका जवाब था, एक भी पैसा नहीं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर मैं अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। तो इनकी बात मान ली गई और इन्होंने ही भारतीय संविधान का जो मूल दस्तावेज है इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था। तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय मूल संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया था, ठीक है। और जो इसके बॉर्डर हैं, किनारे हैं, उनको डिजाइन करने का काम श्री नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और जो मूल संविधान है उसके हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है या कैलीग्राफी है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। और जो संविधान लेखन का काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया गया था, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो थोड़ी सी वो है ध्यान रखिएगा आप। अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ब्राजील, फ्रांस, हंगरी, स्विट्जरलैंड। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो यहाँ पे बता दूं आपको, सही विकल्प इसका बी हो जाएगा। फ्रांस में किया गया था 10 दिसंबर 2023 में। और ये जो थिरुवल्लुवर है, अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रख्यात तमिल कवि और दार्शनिक हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरुकुल या कुराल का सृजन किया। और इनका समय थोड़ी सी जो विवादास्पद है, इन्हें ईसा पूर्व 300 से 30 के मध्य रखा जाता है और कहीं कहीं इन्हें 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो ये जो थिरुवल्लुवर हैं इन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण भारत का इन्हें कबीर कहा जाता है। और ये जो इनकी रचना है जिसका नाम है थिरुकुरल, इसमें 10 कविताएं हैं और 133 खंड शामिल हैं, जो कि 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड जो है इसका आराम कहलाता है, जिसे जो कि सद्गुण पर आधारित है। और दूसरा खंड को पूसल कहा जाता है, जो कि सरकार और समाज से संबंधित है। और जो तीसरा खंड है वो कामम या प्रेम से संबंधित है। इसके अलावा ये जो इनकी तिरक्कुल पुस्तक है, इसकी जो तुलना जो है विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है कि इनका जो प्रतिमा का अनावरण है वो दिसंबर 2023 में 10 दिसंबर को फ्रांस में किया गया है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रिश्ते को दर्शाता है। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि प्रभावती गुप्त शासक की कन्या है ये, है ना। बताना है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी या पुत्री थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी विकल्प, कि जो प्रभावती गुप्त हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इनका विवाह जो है वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और जब इनके पति की यानी कि रुद्रसेन द्वितीय की अचानक मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने ही राज्य कार्य संभाला। और इसके बाद लगभग 10 वर्ष तक, जब तक कि उनका प्रभावती गुप्त का जो बेटा था, पुत्र था, वो सफल नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। थोड़ी सी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 375 से 412 ईस्वी तक है। और इनके द्वारा यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की गई थी। और विक्रम बेताल की कहानी जो आप कभी पढ़े होंगे वो इनसे ही संबंधित है, विक्रम बेताल की। और चीनी यात्री फाहियान जो कि 399 ईस्वी में आया था, वो इन्हीं के समय भारत में आया था। और इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उनकी अगर हम बात करें तो पहला अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की है, दूसरा धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे, तीसरा हरिशेन जो कि एक महान कवि और लेखक थे। तो जो इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। कालिदास की बात करें तो महान नाटककार और कवि हैं।
और कामपका जो कि महान ज्योतिषी थे वो इनके दरबार में ही रहते थे, और शंकु जो कि एक वास्तुकार थे इनके दरबार में ही थे। वराह मिहिर जो कि खगोलविद थे, इनके द्वारा वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका और वृहद जातक लिखी गई। ये महान खगोलविद थे, इनके ही दरबार के नवरत्न थे। और वरुरुचि जो कि संस्कृत व्याकरणिक थे, इनके दरबार में ही सुशोभित थे। और वेताल भट्ट जो कि जादूगर थे, वो इनके दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। विकल्प है मतदाता हेल्पलाइन, डिजीलॉकर, उमंग या पीएमओ इंडिया। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा कि डिजीलॉकर, है ना। अब थोड़ी सी उमंग की बात कर लें, जो कि उमंग एक ऐप है। तो जो उमंग ऐप है ये भारत सरकार का एकल, इंटीग्रेटेड या एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल और बहुभाषी और बहुसेवा मोबाइल ऐप है, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठन हैं उनकी उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का काम करता है। और ये जो ऐप है उमंग ऐप, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा विकसित किया गया था। और इस ऐप के माध्यम से नागरिक एक ही मंच पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसे यानी कि उमंग ऐप को 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, है ना। अब प्रश्न नंबर 23 देख लें। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक या इंडस इंड बैंक। तो सही विकल्प है डी, इंडस इंड बैंक के द्वारा रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ई स्वर्ण, है ना। अब प्रश्न नंबर 24 देखें। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर नौरोजी टाटा, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, सर दोराबजी टाटा या सर नवल टाटा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 26 अगस्त 1907 में सबसे पहले टिस्को की स्थापना की गई थी जमशेदपुर में। तो बी विकल्प यहाँ पे। और प्रश्न नंबर 25 है कि याया तुसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? अब याया तुसो की अगर हम बात करें तो ये झील है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो सही विकल्प क्या बी हो जाएगा कि याया तुसो जो है लद्दाख में ऊपर स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये जो याया तुसे है ये एक बेहतरीन झील है जिसे कि पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। और ये जो झील है 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब समुद्र सतह से, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और जैव विविधता अधिनियम के तहत इसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है जनवरी 2023 में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 26 और हमारे इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनाईमुडी कहाँ है? केरल जिले में स्थित, केरल राज्य में है और ये नीलगिरी श्रृंखला का हिस्सा है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि नीलगिरी श्रृंखला। तो साथियों ये था बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 के लिए हमारा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आया हो, और तो पसंद आने पर जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेट नंबर 3 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।